नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, जो भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनका काउंसलिंग 20 अप्रैल से शिक्षा विभाग के द्वारा एक अनुमानित तिथि तय की गई थी। लेकिन उसी बीच खबर आती है कि शिक्षा विभाग को निर्वाचन आयोग से काउंसलिंग हेतु परमिशन लेने पड़ेंगे और एससीएस के पाठक निर्वाचन आयोग को पत्र लिखते हैं कि उन्हें काउंसलिंग कराने की इजाजत दी जाए, क्योंकि चुनाव पूरा अप्रैल चलेंगे, पूरा मई चलेंगे। यदि काउंसलिंग नहीं होता है तो 2 माह डिले हो जाएगा। जबकि इसी बीच यदि काउंसलिंग हो जाते तो अप्रैल मई तक सभी फर्स्ट फेज सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं को उनको विद्यालय अलॉटमेंट हो जाता, उनका योगदान हो जाता और सक्षमता परीक्षा फेज 2 की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाती। लेकिन चुनाव बीच में आने की वजह से सक्षमता परीक्षा 1 का ही पूरी प्रक्रिया संपन्न होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। अब इस हेतु जब स्वीकृति मांगी गई निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन आयोग ने स्वीकृति प्रदान करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। जबकि कोई विशेष किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि चुनाव अलग अलग चरणों में होने हैं। जिस चरण में चुनाव होते, जिस तिथि को चुनाव होते, उस तिथि को काउंसलिंग नहीं होता, बाकी दिन काउंसलिंग हो सकता था। तो हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी विशेष समस्या उत्पन्न होती यदि निर्वाचन आयोग इस हेतु यदि परमिशन देता भी। तो क्या चला जाता, उसका कुछ नहीं होता। शिक्षक शिक्षिकाओं को ड्यूटी तो किस दिन लगाने हैं, जिस दिन चुनाव होंगे उसी दिन लगाने हैं ना। और ऐसे भी जिनका यदि चुनाव जिस दिन नहीं है उस दिन भी यदि ड्यूटी लेनी ही है तो फिर वे एक दिन जाकर के अपना काउंसलिंग करा सकते थे, या फिर जिनका क्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण कर चुके थे उन्हें नहीं लिया जाता, दूसरे लोगों को जो है लिया जाता। तो इस तरह से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से इनकार कर दिया गया। पूरे भारतवर्ष में एक चुनाव ही ऐसी मात्र प्रक्रिया है जो जिस तिथि को तय होती है उस तिथि को होती है पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे निष्पक्षता के साथ, इसलिए कि कहीं अपारदर्शी और पक्षता का कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो पाता है, यदि होता भी है तो। हालांकि कितना निष्पक्ष, कितना पारदर्शी चुनाव हो रहा है और कितना जो है लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड है वो सभी को पता है, तो इसके लिए चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई कंप्लेन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो यही माना जाएगा। चोर चोर कब कहलाता है, जब वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, वरना चोर तो हजारों हैं, तो सभी को चोर हम थोड़ी कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी बहुत हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार जिन पर आरोप मढ़ दिए गए, जो दोषी हो गए, भ्रष्टाचारी वही है। बाकी भ्रष्टाचार तो सभी जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य से लेकर के प्रधानमंत्री तक सही भ्रष्टाचारी हैं भारत के, तो इसमें कोई दो मत तो है नहीं। तो अब एसीएस के पाठक ने जब काउंसलिंग के लिए जब स्वीकृति मांगी गई निर्वाचन आयोग से, तो निर्वाचन आयोग ने स्वीकृति नहीं प्रदान की, जबकि कुछ भी समस्या उत्पन्न नहीं होता, एसएस के पाठक काउंसलिंग बेहद ही सफलतापूर्वक संपन्न करा लेते, लेकिन नहीं उन्होंने दिया। अब एसीएस के पाठक ने भी अपना तेवर दिखा दिया है। हालांकि एसीएस के पाठक ने लोकसभा की चुनाव की घोषणा होने से काफी दिन पूर्व ही निर्वाचन आयोग को पत्र लिख चुके थे। सभी बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उन्होंने पत्र लिखा था कि प्रारंभ से जो एक परंपरा चलती आ रही है कि कुछ भी चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत इकाई का हो, नगर इकाई का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो, चाहे लोकसभा का हो, तो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ 99% शैक्षणिक संस्थानों का, शैक्षणिक भवनों का, शिक्षा जगत से जुड़े हुए ही शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों का ही उपयोग दुरुपयोग होते रहा है। तो एसीएस के पाठक ने एसीएस के पाठक ने इस परंपरा को भुनाने का प्रयास किया, इस परंपरा को तोड़ने के लिए सलाह दिया था सभी जिला अधिकारियों को और निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को भी, कि चूंकि पूर्व में अन्य भवनें नहीं थी, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं गांव गांव में समुदाय भवन है, तो मनरेगा भवन है, तो पंचायत सरकार भवन है, तो अन्य प्रकार के कई भवनें हैं। तो जब सरकारी भवनें जब उपलब्ध हैं तो अब विद्यालयों में ही चुनाव क्यों होंगे? साथ ही जब अलग विभागों में भी कर्मचारी हैं, सिर्फ शिक्षा विभाग के ही कर्मचारियों का दुरुपयोग क्यों निर्वाचन के नाम पर, चुनाव के नाम पर? अब इस हेतु पुनः जो है निर्वाचन आयोग के एसएस के पाठक के द्वारा पत्र लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी भी चुनाव में जो एक परंपरा बना दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ विद्यालय भवनों का ही उपयोग किया जाएगा, चाहे वो मत प्रयोग हेतु हो, चाहे वो मतगणना हेतु हो, चाहे वो डार्क हाउस के लिए हो, हर प्रकार से ईवीएम सुरक्षित रखने के लिए कॉलेज भवन का इस्तेमाल किया जाता है, मतगणना के लिए कॉलेज ही का इस्तेमाल किया जाता है, और मत का प्रयोग करने के लिए अर्थात मतदान के लिए जो है विद्यालयों का प्रयोग किया जाता है, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो।
विद्यालयों का ही प्रयोग किया जाता है। जबकि जहां पे विद्यालय हैं वहां के पास में ही सामुदायिक भवन खाली पड़े हैं, वहां के पास में ही पंचायत सरकार भवन खाली पड़े हैं, वहां के पास में ही मनरेगा भवन खाली पड़े हैं, तो विद्यालयों में ही क्यों? एसएसटी के पाठक यहाँ पे सही है क्यों? आखिर ये परंपरा क्यों नहीं टूट रही है? एसएसटी के पाठक यह भी कह रहे हैं कि पता है कि बिना शिक्षा विभाग के सहयोग से किसी भी चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन सहयोग करने से पीछे से शिक्षा विभाग हट नहीं रही है। लेकिन एक परंपरा बना दी गई कि 100% सिर्फ शिक्षकों का उपयोग, सिर्फ शिक्षकेतर कर्मचारियों का उपयोग, सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षा से जुड़े हुए भवनों का दुरुपयोग, यह परंपरा अब समाप्त होने चाहिए। जब तक सरकारी भवने अन्य नहीं थे तब तक नहीं थे, लेकिन अब है। अब जिस भी कॉलेज के जिस भी बिल्डिंग में वो मतगणना पेटी रखा हुआ रहता है, मत पेटी जो रखाता है, ईवीएम मशीन या वीवीपैट जो भी रखाता है, अब उस भवन में भी कहीं ना कहीं वो भवन तो ऐसे ही नहीं है बेकार, तो उस विद्यालय के लिए उस कॉलेज के लिए है नहीं, उसमें पढ़ाई होता होगा किसी न किसी संकाय का। अब जितना दिन वो रखा रहेगा, क्योंकि अब 19 तारीख को फर्स्ट चरण है और 19 तारीख का पहला चरण है और मतगणना कब होगा? 4 जून को। पूरे लगभग 1.5 माह उस भवन में पड़े रहेंगे ईवीएम वीवीपैट या मतपट्टी जो भी है। अब 1.5 माह पढ़ाई कैसे होगा? उस भवन में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाई कहां होगी? सोचने वाली बात है। अब जब तक वीवीपैट, मतपेटी, ईवीएम जो भी रखा हुआ रहेगा, अब उसका निगरानी हेतु किसे नियुक्त किया गया है? तो सरकारी कर्मी जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, जो अध्यापक है, प्रधानाध्यापक है या शिक्षक है, उन लोगों को ही देना जाता है। अब 1.5 महीना जाके वहां अगोरी मारेंगे, वहां 1.5 महीना निगरानी करेंगे। अब उनके बदले में कौन पढ़ाएगा? चाहे वो प्राथमिक विद्यालय का हो, चाहे मध्य का हो, चाहे उच्च का हो, चाहे उच्च माध्यमिक का हो, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोफेसर हो या शिक्षकेतर कर्मचारी हो, तो उसके बदले में कार्य कौन करेगा? यहाँ पे कौन पढ़ाएगा? तो अब शिक्षा बाधित नहीं हो रहा है। गर्मी की छुट्टी नहीं दिला रहा है कि गर्मी की छुट्टी दे दे। अब गर्मी की छुट्टी तुम रद्द कर दिए। अब शिक्षा विभाग के जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी है वो कहां जा रहे हैं? निर्वाचन कराने। उनके बदले में कौन पढ़ाएगा? पढ़ाई बाधित हो रहा है। तो एसएसटी के पाठक ने यहाँ पे सही कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों से जो बहाल है संविदा पर, उनको किस अधिकार से निर्वाचन आयोग जो है मैन पावर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? वो तो सरकारी कर्मी है नहीं। यदि निर्वाचन आयोग आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल जो शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी हैं या निरीक्षण कर्मी है, निरीक्षक कर्मी पदाधिकारी जो है, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी या आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स हैं या अन्य किसी भी पद पर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और वो संविदा पर है, आउटसोर्सिंग से है, विभागीय नहीं है, सरकारी नहीं है, तो उनको किस हैसियत से, किस अधिकार से जो है निर्वाचन आयोग उनका जो है उनको इस्तेमाल कर रहा है, मैन पावर के रूप में उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, उनका प्रयोग कर रहा है? सोचने वाली बात है। एचसीएस के पाठक यहाँ पे बिल्कुल सही है। आखिर किस हैसियत से? यदि आप सरकार के कार्यों में उन्हें संलग्न कर रहे हैं, यदि उनका जो है उनसे कर्तव्यों का यदि पालन करवा रहे हैं, तो उनका अधिकार भी दीजिए। मान लीजिए एक नियोजित शिक्षक है, एक बीपीएससी शिक्षक है, बीसी शिक्षक है, या फिर जो शिक्षा विभाग या बिहार सरकार से बहाल जो शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी है, उससे जो आप काम ले रहे हैं, वही कार्य संविदा पर बहाल शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी से भी, निरीक्षक कर्मी से, निरीक्षक पदाधिकारी साहब कार्य ले रहे हैं। तो जो सुविधा इनको मुहैया कर रहे हैं उनको भी कीजिए, उनको भी नियमित कर दीजिए, सरकारी घोषित कर दीजिए, विभागीय घोषित कर दीजिए। तो यह सरासर जो है एसएसके के पाठक यहाँ पे एकदम राइट स्टैंड है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं कि किस हैसियत से, क्योंकि वो सरकारी कर्मी नहीं है, वो विभागीय नहीं है, कोई अधिकार नहीं निर्वाचन आयोग उनसे काम लेने के लिए। 6 लाख शिक्षक, सिर्फ शिक्षक हैं 6 लाख, शिक्षकेतर कर्मियों को छोड़ दीजिए, सिर्फ शिक्षक 6 लाख है पूरे बिहार भर में, प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक। उसके बाद कॉलेज के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को छोड़ दीजिए। तो इस 6 लाख का कम पड़ गए जो संविदा पर बहाल जो है अन्य निरीक्षक कर्मियों को और शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को जो है निर्वाचन आयोग जो है उनका इस्तेमाल कर रही है, क्या कम पड़ गए? तो एसएसके का पाठक का सही कहना है। एसएसके के पाठक कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के जो विभागीय हैं, जो सरकारी जो शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी उनसे आप काम लीजिए। सरकारी भवनों का ही इस्तेमाल आप कर रहे हैं, दूसरे भवनों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो भवन पर्याप्त हो गए हर जगह, तो उन भवनों का इस्तेमाल कीजिए। क्यों पढ़ाई बाधित करवाने के लिए आप तुले हुए हैं? सिर्फ क्या सबसे अधिक सुरक्षात्मक जो जगह है वह कॉलेज ही है जहां पे ईवीएम, वीवीपैट और मत पेटी रखा जा सकता है, अन्य किसी भवन में नहीं रखा जा सकता है क्या? कॉलेज में कौन रहता है? कोई तो नहीं रहता है। जो निगरानी में जिसको रखा गया है वही लोग रहेंगे, तो अन्य किसी भी भवन में आप रख सकते हैं और वहां पे आप निगरानी को बैठा सकते हैं। तो एसएससी के पाठक ने पहले भी आगाह किया था निर्वाचन आयोग को, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। और पूरा जो है पहले तो इन्होंने कहा कि शिक्षक कर्मियों, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी और शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग न करें, कम से कम करें। दूसरे जब संसाधन उपलब्ध है तो वहां का भी उपयोग करें ताकि पठन पाठन कार्य कम से कम बाधित हो। अब इसके बजाय उस पर अमल करें। एसएसके के पाठक के जो कहा हुआ बात था, जो सलाह दिया, सुझाव दिया था, उस पर अमल करने के बजाय और अत्यधिक इस्तेमाल करना शुरू कर दे निर्वाचन आयोग। तो इस पर तो ठीक एसएसके के पाठक ने ठीक ही एक्शन लिया है। तो अब निर्वाचन आयोग और एससीएस के पाठक के बीच भी पत्राचार प्रारंभ हो गए हैं।
एसएससी के पाठक ने अब तक निर्वाचन आयोग को 3 पत्र लिख चुका है। पूर्व में भी लिखा था कि वो परंपरा समाप्त होनी चाहिए जिसके तहत किसी भी चुनाव आता है तो सिर्फ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग होता है, अन्य सदन संसाधन उपलब्ध हो गए हैं उनका भी उपयोग होना चाहिए। फिर पत्र लिखा काउंसलिंग के लिए हम स्वीकृति प्रदान करें, नहीं प्रदान किया गया। पिछला भी लेटर का अवहेलना कर दिया गया, इस भी लेटर का अवहेलना किया गया। फिर एसएससी के पाठक ने लिखा है कि संविदा पर बहाल जो कर्मी है उन्हें चुनाव में प्रयोग न किया जाए, उपयोग न किया जाए, और सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों का ही नहीं अन्य भवनों का, अन्य बिल्डिंग्स का भी उपयोग किया जाए। तो अब इस पत्र का जवाब क्या आता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, यह देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रहने के लिए। जय हिंद।